Hello students, this is our new chapter, Introduction of Group Symmetry. Family of a group, basically यहाँ पर हम उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन कर रहे हैं जिनकी सिमेट्री की हम बात करेंगे. So this is the family of groups whose elements are symmetry of geometric objects. Geometric objects में जिनकी सिमेट्री की हम बात करने वाले हैं. It may be triangle, rectangular, triangular, square, pentagon, hexagon, cubes. These are the geometric object. यहाँ फिर हमने जो इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करे हैं वहाँ पर हम 2D ज्योमेट्रीज़ की बात कर रहे हैं जिनकी इमेजेस 2D में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम सिमेट्री में उन फैमिलीज ऑफ ग्रुप को करते हैं जिनकी रेगुलर प्लेन में या रेगुलर एंगल में जिनकी सिमेट्री सेम है. ठीक है. सो 2D ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं. सो इन्हीं में से एक है, इन्हीं को हम जो बोलेंगे दैट इज़ डाइहाइड्रल ग्रुप. सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिमेट्री ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट. डाइहाइड्रल ग्रुप को समझने के लिए हमें भी किसी भी ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट की सिमेट्री को समझना होगा. और सिमेट्री इज़ नथिंग एज इट इज़ अ फंक्शन दैट प्रिजर्व द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है दैट इज़ सिमेट्री. So first of all we are defining here the symmetry of a square. स्क्वायर की सिमेट्री की आप बात करें. सो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप सिमेट्री डिफ़ाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी मार्क लूँ, क्योंकि सिमेट्री आपको पता करनी है कि वो कैसे एक जैसी रहेगी. हम कैसे भी उसको रोटेट करें या रिफ्लेक्ट करें, जो भी उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि हम उसकी मार्किंग कर लें. यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दी है A, B, C एंड D. और एक बेस्ट चीज़ ये है कि इस स्क्वायर को समझने के लिए हम इसका कंपैरिजन किसी टाइल्स या किसी रूम में बिछी हुई टाइल से भी कर सकते हैं. सपोज़ एक रूम की टाइल्स है जो निकल गई है. ठीक है. वो टाइल जो निकली है तो वो जो प्लम्बर आके या जो भी इसको फिट करने वाला है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये स्क्वायर उसने किस तरह से फिट किया है. उसके पास कितने नंबर ऑफ़ वेज़ हैं कि ये जो टाइल हटी है उसको वापस रिप्लेस करने के. सो ये जैसे हमारी फर्स्ट ये मेरा स्क्वायर है, अगर मैंने उसने जैसे इसको एज इट इज़ उठा के रख दिया तो दिस इज़ द नथिंग एल्स. ये सेम था, एज इट इज़ फिक्स हो गया. सेकंड मैंने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को मतलब इस स्क्वायर को मैंने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया. 90 डिग्री से रोटेट करने पर इसकी यहाँ पर आपको रोटेशन की बात, क्योंकि पोजीशन चेंज होती नज़र आएंगी कि जो ए था ये जो 90 डिग्री से रोटेट होने पर ये बी यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, सी यहाँ और डी यहाँ पर. यही मैंने यहाँ लिखा है. तो इसने यहाँ पर 90 डिग्री से रोटेट करके रख दिया. थर्ड वे था इसने 180 डिग्री से रोटेट करने पर वही आया 270 डिग्री. तो दीज आर 4 रोटेशन. 360 के बाद 360 का मीनिंग है वो अगेन उसी सेम पोजीशन पर चला गया. तो दीज आर रोटेशनल सिमेट्री, क्योंकि एंगल वाइज. और आप एंगल देख रहे हो कि हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं. क्लॉकवाइज में यहाँ पर आप देखोगे किसकी डायरेक्शन जैसे, क्योंकि हम अपने जब भी एंगल्स की बात करते हैं ऑल दीज टाइप्स एंगल्स आर एंटी क्लॉकवाइज. सो हमारी पोजीशंस इस डायरेक्शन में होती है. सो अब ये हमारी क्या हुई, 4 रोटेशनल सिमेट्रीज हुई. रिफ्लेक्शन की बात करें तो ये हमारे मिड पॉइंट से जो हुई दीज आर रोटेशनल सिमेट्री. अब रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो रिफ्लेक्शंस में मैंने सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन मैंने यहाँ पर ये लिए. हॉरिजेंटल लाइन से करूँगी तो ये दोनों पोजीशंस यहाँ आ जाएंगी और ये भी हॉरिजेंटल लाइन से आपने फ्लिप कर दिया. फ्लिप करने के बाद ये दोनों यहाँ नीचे आ गए, ये दोनों पोजीशंस यहाँ चली गई. तो ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन लिखा. वर्टिकल लाइन से अगर आप देख रहे हो तो ये जो वर्टिकल लाइन के जो दोनों पॉइंट्स थे वो इधर चले गए और ये वाले पॉइंट्स इधर आ गए. सो दिस इज़ डिफरेंट. अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के अलावा भी सिमेट्री हमारे पास बचती है, दैट इज़ वर्टिकल लाइन से ये हमारी मेन डायगोनल्स हैं. इन मेन डायगोनल्स का मतलब है कि मैंने ये ए और डी पॉइंट्स हैं इनको फिक्स कर दिया और बी और सी को ये फ्लिप हो गए, यानी कि बी को सी से रिप्लेस कर दिया और सी को. तो ये हमारी क्या आ गई डायगोनली ए डी आ गया. सिमिलरली अगर मेरे को अपोजिट डायगोनल्स की बात करूँ दैट इज़ बी सी, तो मैंने इसका नाम आर बी सी लिख दिया है और ये यहाँ पर ए डी जी की पोजीशन है वो चेंज हो गई. तो हमारे पास किसी भी ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट की टोटल 8 सिमेट्रीज आई. ठीक है. 4 रोटेशनल एंड 4 क्या है रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं.
4 रिफ्लेक्शंस और 4 रोटेशनल सिमेट्रीज। सो ये हमने डायग्राम के थ्रू देखा है कि R0 पर कैसे हुई, R90 पर कैसे हुई, R180 पर, 270 पर, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, रिफ्लेक्शन लाइन एंड डायगनली एंड मेन डायगनली। अब हम दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी डाइहाइड्रल ग्रुप के नोटेशंस जो होता है दैट इज़ DN होता है। सो यहाँ जो मैंने N लिखा है, कुछ बुक्स इसे अगर इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात की जाए दैट इज़ 2N, बट जो N है ये 4 है, 2N नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दैट इज़ 2N, यहाँ है 8 है। 8 में से अगर हम N की बात करें तो ये जो N हाफ जो है 4 वो रिफ्लेक्शंस में चले जाते हैं और 4 रोटेशनल में। और रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हो कि 2π/4 इंटू I। अब I क्या है जो आपने I कैसे वेरी करेगा, 1 2 3 मैंने क्यों लिया है, अगर 0 पर तो यानी कि हमारी पोजीशंस उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुई थी, तो इसलिए 0 मेंशन करने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि फर्स्ट तो हमारी क्या है ओरिजिनल इमेज ही है। सेकंड हम अगर मैं I पुट कर दूँगी 1 पुट कर दूँगी तो इससे मुझे 90 डिग्री आ जाएगा, 2 पुट करते मुझे 180 डिग्री और 3 पुट करते ही 270 डिग्री। सो किसी भी DN ग्रुप की जब N मेरा इवन है, स्पेशली जब मुझे याद रखना है जब मेरा N यहाँ पर इवन है तो उसमें 2 तरह की सिमेट्रीज होंगी। हर उसमें डायहेड्रल ग्रुप में रिफ्लेक्शन और रोटेशनल होगी, बट इवन के केस में जो N होगी वो रोटेशनल होगी और N रिफ्लेक्शन होगी। जो रोटेशनल होगी दैट इज़ 2π/4 इंटू I, और जो I वेरी करेगा वो 1 से लेकर N-1 तक। यहाँ पर देख रहे थे 4 था तो 3 तक वेरी किया था, तो जो I की जो वैल्यू वेरी करेगी दैट इज़ 1 to अप टू N-1 तक। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री में आप देखोगे तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का डिवीज़न N/2 और N/2, जो आप देख रहे हो हॉरिजेंटल और वर्टिकल से, तो दैट इज़ अपोजिट वर्टिसेस से जो N/2 होंगी वो जो मिड पॉइंट है उसकी अपोजिट साइड से, जो डायगनली और हमने अपोजिट डायगनली। अगर यही N मेरा जो D4 की जगह D3 होता तो D3 में टोटल सिमेट्रीज कैसी होंगी, 2N यानी कि 6 सिमेट्रीज होंगी। 6 सिमेट्रीज में जो N होंगी वो कैसी होंगी, रिफ्लेक्शन, और N जो होंगी वो रोटेशनल। अब जो रिफ्लेक्शन वाली जो सिमेट्रीज हैं हमें उसका डिवीज़न देखना है। रोटेशनल में तो वो 2π/4 इंटू I से निकाल लेंगे आप एंगल, सो वो एंगल हमारे यहाँ से निकल आएगा। जो N है उसको हम अब N/2 में डिवाइड नहीं करेंगे। जब मेरा N ओड होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, जो N जो होंगी वो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होंगी, लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इसके जो मिड पॉइंट है उसके इससे वर्टिसेस के जो मिड पॉइंट है उससे जो पास होती है। यहाँ पर ये 3 जो निकाल रहे हैं हम दैट इज़ 3 जो आपकी होंगी वो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज। अब हम कैले टेबल की बात करें, कैले टेबल में किसी ये हमारी क्या है कंपोजिशन अप्लाई हो रही है। कंपोजिशन टेबल कैसे अप्लाई होता है, AOB लिखते हैं हम, तो AOB का मीनिंग है दैट इज़ A ऑफ B। सो B में हम क्या कर रहे हैं, A अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो B होगा उसमें हमें क्या अप्लाई करना होगा, A। अगर जिन लोगों को आइडिया AB से नहीं है दैट इज़ FOGX से भी हम निकाल सकते हैं। FOGX से निकालने के लिए FGX जो मेरा फंक्शन GX में उसमें मुझे F अप्लाई करना है, यानी कि मेरे पास पहले G है उसमें मुझे F अप्लाई करना है। तो हम कैले टेबल बनाते हुए A जो है मेरे नीचे के कॉलम को डिनोट कर रहा है, B है जो मेरे ऊपर की इस रो को डिनोट कर रहे हैं। अब जो R0 है इट मीन्स यहाँ पर पहले B में मैं A अप्लाई करूँ, तो ये मेरी B है। R0 में जब R0 अप्लाई करूँ दैट इज़ 0 R0। R90 में जब कोई भी कुछ अप्लाई नहीं करे, R0 का मतलब हमने कुछ नहीं किया, उसकी पोजीशन चेंज करें, तो ये हमारी सेम एज इट इज़ आ जाएगी, ऐसे कॉलम में भी आ जाएगी। पर जब मेरा R90 में R90 अप्लाई हुआ तो R180 हुआ, R180 को मैंने 90 डिग्री से रोटेट किया तो R270 हुआ, R270 को अगेन 90 डिग्री से रोटेट किया तो R0 हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो RH में जो मेरा हॉरिजेंटल था उसको मुझे 90 डिग्री से रोटेट करना है, तो RH वाली आप पोजीशन पे जाओगे, यहाँ से देखोगे ये जो आपकी RH वाली पोजीशन है दैट इज़ CDAB, इसको आपको क्या करना है 90 डिग्री से रोटेट करना है। तो किसी भी एक पोजीशन को पकड़ लो और D आपका शिफ्ट होकर C पे आ जाएगा, C आपका यहाँ आ जाएगा और A आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा और B यहाँ। सो आपकी ये पोजीशंस आएंगी, तो आप अपनी उसमें देखोगे सिमेट्री में कि ये किसके इक्वल आ रहा है,
तो ये हमारा आर बी सी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, दैट इज़ आर बी सी। सिमिलरली बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लोगे। कुछ स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूज़न होता है वो है कि R90 आपके पास इमेज है, आप उसमें AD अप्लाई कर रहे हो, तो पहले अगर मुझे R90 को R90 पे RH अप्लाई करना है, यानी कि पहले R90 लूँ, फिर उसको हॉरिजेंटली मुझे क्या करना है, चेंज करना है। सपोज़ ये मेरा R90 जो पोजीशन थी उसको मुझे RAD अप्लाई करना था। AD अप्लाई करने के वक्त आपको देखना है AD का यहाँ पर मीनिंग है कि आप इसके मेन डायगोनल्स को पकड़ के रखो और इसके अपोजिट डायगोनल्स को चेंज करो। तो पोजीशंस क्या आएंगी, जो BC है वो फिक्स रहेगा और AD जो है वो चेंज हो जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू RBC। मोस्टली यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, तो इसी तरह आप सारी कैली टेबल बना लेंगे। कैली टेबल में अगर आप देखोगे कि अगर इसको मुझे बताना है कि D4 मेरा ग्रुप है, तो D4 का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या है, A मैं D4 में से ले रही हूँ, B मैं D4 में से ले रही हूँ, तो A डॉट B जब मैं अप्लाई कर रही हूँ, कंपोजिशन अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा जो वैल्यू है वो मेरी D4 की एलिमेंट्स में आ रही है। D4 के एलिमेंट्स बेसिकली क्या है, R0, R90, R180, इन्हीं में से मतलब कोई आ रहा है। सो इट मीन्स ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी की बात करें तो R0 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के ऊपर भी ऑपरेट करें तो हमें अगेन वो क्या है, A ही मिलता है। सो R0 इज़ द आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो मेरे यहाँ कैली टेबल में R0 हर एक रो में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इससे मेरा R0 का इन्वर्स R0, R90 का इन्वर्स R270 है, R180 का इन्वर्स देखोगे दैट इज़ R180, R270 का इन्वर्स R90, RH का इन्वर्स RH, RV का इन्वर्स RV, RAD का इन्वर्स RAD, यानी कि AD मतलब डायगोनल। कुछ इस बुक्स जनरली बुक्स में इसको D और D' से डिनोट करते हैं, सो आप वो भी लिख सकते हो। RD को R से ऑपरेट करें तो RD आ रहा है, मतलब RD का इन्वर्स RD है, RD' का इन्वर्स RD' है। सो वी कैन से दिस इज़ आवर ग्रुप। और कंपोजिशंस, किसी भी फंक्शन की कंपोजिशंस के लिए एसोसिएटिविटी फॉलो करती है। सो अगर मुझे चेक करना है कि दिस ग्रुप इज़ अबिलियन और नॉन अबिलियन, तो आप चेक कर सकते हो। तो R0 और अगर H देख रहे हो, दिस इज़ नॉट इक्वल टू H R0, मतलब R0 में जब मैं हॉरिजेंटली अप्लाई कर रही हूँ और हॉरिजेंटल में जो है उसमें मुझे R90 अप्लाई करना है, तो दोनों की इक्वल वैल्यू नहीं है। बट अगर आप देखोगे R180 और R90 इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। बट इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ग्रुप है वो अबिलियन, क्योंकि ये सिर्फ किसी के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा है AB इक्वल टू BA, मे और मे नॉट बी हो भी सकता है। बट अगर अबिलियन ग्रुप की कंडीशन देखकर तो एवरी चॉइस ऑफ वे, यानी कि कोई भी चॉइस हो मेरी A और B की, वो उस केस में क्या है, AB इक्वल टू BA आना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ TN जो है उसका ऑर्डर क्या होता है, 2n होता है।